जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं गया था। मैं मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। इतने में पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे नीलू, तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब कर लेती है? शादी ही तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अब ये गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नजरों से पापा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक था? पापा ने मुझे जबरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही करूँगा। ये गोलियां भी तेरी शादी के लिए ही है। पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी कहाँ चलती, इसलिए मैंने खामोशी से वह गोलियां खा ली। मैंने पापा से पूछा कि यह किस चीज़ की गोलियां हैं और आप कहाँ से लाए हैं? तो पापा ने मेरी बातों को जवाब देने की बजाय मुझे अपनी पिछली बातों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ध्यान से पापा की बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 35 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। मैं तो अब किसी की शादी में भी जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी। लोगों की चुभती नजरें और सवाल मुझ पर किसी पल चैन नहीं लेने देते थे। अब तक ना जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह इनकार करना ना भूलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरती चांदनी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं पापा से जिद लगाती कि वह किसी से भी मेरा रिश्ता करवा दे। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं और उसके साथ अपना दुख सुख बांट सकूं। मेरी जिंदगी में मेरे बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था, और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करते हैं, लेकिन वह जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं गया था। मैं अब इन हालात से तंग आ चुकी थी। जब भी पापा से शादी की बात करती या कोई रिश्ते वाले इनकार करके जाते तो पापा वही 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी, जब तक पापा खुद किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता ना करवा देते। गोलियों से कुछ नहीं होना था। गोलियों के आश्रय मैं 7 साल गुजार चुकी थी। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े इंजीनियर का रिश्ता आया, जिसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी एक ही बेटी थी। मैंने पापा से कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दे, लेकिन पापा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 18-20 साल की जवान लड़की नहीं रही थी जिसके लिए पापा के मनपसंद रिश्ता आते। पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन पापा को अब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में ही पापा कमरे का दरवाजा जोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं पापा से कोई बात नहीं करूंगी। जब पापा को मेरे जज्बात की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे कि नीलू बेटा, इतना जल्दी का जोर ना डाल, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि आधी उम्र तो गुजर चुकी है। पापा ने वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, उसे पी लो, फिर देखना कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कहा कि अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने ये गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है, लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला है। पापा कहने लगे, ये जादू की गोलियां हैं, ये तेरी किस्मत बदल देगी। मैंने गुस्से से पापा को देखा था, जो पता नहीं किस जमाने में जी रहे थे।
अब तक तो उन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे या फिर उनके मना करने से पहले पापा खुद मना कर देते थे। शुरू में पापा ने जब मुझे ये गोलियां खिलानी शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती में इजाफा होगा और हालात ने जो मेरे चेहरे को तबाह कर दिया है उस पर दोबारा रौनक आ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में उतर जाती। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाजा खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था। मेरी उम्र तकरीबन 38 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा उम्र में रिश्ता आना बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरी उम्मीद ने दम तोड़ दिया था। मैं हर वक्त किसी ना किसी कोने में छुपकर आंसू बहाने लगी थी। मैंने पापा से कह दिया था कि अब अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरा हाल देखकर पापा ने मुझे वही 7 गोलियां खिलाए और तसल्ली के बोल कह दिए। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लड़के की बहन एक रिश्ते वाली चाची के साथ आई थी और उसने पहले ही नज़र में मुझे पसंद करा था। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उनका भाई शायद मुझसे भी कहीं ज्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ आए मेरे होश उड़ गए। वह तो उम्र में मुझसे काफी छोटा और जवान लड़का था। तस्वीर में कोई ऐब नजर नहीं आ रहा था और न ही उन्होंने लड़की में कोई नुक्स बताया था। हैरान व परेशान से बार बार तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने पापा से कही तो पापा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अब भी परेशानी है। पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुशी से झूम उठी। पापा की गोलियां काम कर गई थी। पापा ने हफ्ते भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम भी मुकम्मल कर दिए थे। पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से रुखसत कर दिया था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पापा के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई हूं। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अरमान तो अभी मेरे दिल में पहले की तरह ही जवान थे। यह मेरी पहली ही शादी थी और इस शादी को लेकर मैंने बहुत सालों सब्र किया था और आज जब ये रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। कितने सालों से यह ख्वाहिश किसी चिंगारी की तरह मेरे मन में दबी हुई थी कि मेरी जिंदगी में भी कोई मर्द हो जो मुझे चाहे, जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और जो मेरे लिए सारे दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और आज ये चिंगारी बुझ गई थी क्योंकि मैं शादी करके उस घर चली आई थी। 35 साल की उम्र में दुल्हन बनना एक अलग ही तजुर्बा था और मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात ही मैं अपने पति के दिल में जगह ना बना पाऊँ, वह मुझे बूढ़ी ना समझ बैठे। मैंने शादी से पहले अपने बाल भी रंग करवा लिए थे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैं फौरन घूंघट डालकर बिस्तर पर बैठ गई और खुद को तसल्ली देने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम उम्र लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आया था, लेकिन मैं नजर झुकाकर बैठ गई थी। सोहन को लेकर मेरे दिल में बहुत से जज्बात पैदा हो रहे थे। साहिल कमरे में आए और मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो उम्र में मुझसे कुछ कम थे। उनकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होगी और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे ये खौफ सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने जबरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ ना कर दी हो। उन्होंने मुझसे कहीं जबरदस्ती तो शादी नहीं की। दरअसल शादी से पहले मेरी और सोहन की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। सिर्फ हमने एक दूसरे को तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक जब सोहन ने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला तो मैंने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया।
मेरा सारा वजूद ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे यह शादी जबरदस्ती की है। मैंने फौरन ही साहिल का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी जिंदगी उनसे वफादार रहूंगी और उनकी खिदमत करूंगी, वह मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर सोहन अजीब अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले ही एक तजुर्बाकार औरत हो। सोहन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि शायद वह मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं, क्योंकि मैं उम्र में उनसे तकरीबन 3 साल बड़ी थी और उसकी वजह से मुझे लगा था कि वह मुझे नहीं अपना सकेंगे। लेकिन बात कुछ और ही थी। सोहन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी और जो मंजर नजर आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर सोहन के मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने हैरत और आंसू भरी नजरों से सोहन की तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है, तो वह नफरत से कहने लगे कि यह तो तुम मुझे बताओगी कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि यह क्या है। तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नजर आ रहा है। ये तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही है कि तुम तो पहले से। सोहन ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया था, तो तुम पहले से ही पूरी की पूरी तजुर्बेकार हो। अगर मैंने शादी से पहले ये तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो ये सोचकर तुम्हें अपना बनाया था कि तुम एक कुंवारी उम्र सीधी औरत हो जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है और मैं तुम्हें आसरा दूंगा और हम एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। आज की रात ऐसे घूंघट डालकर बैठी हो जैसे बहुत हया वाली हो। अगर तुम ये सब पहले ही कर चुकी थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की और खुद को कुंवारा जाहिर करने का ड्रामा क्यों किया। सोहन के लफ्जों ने मेरे होठों को सी दिया था। मैं खामोशी से उनके चेहरे को ताक रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार ना थी। कुछ देर पहले जो एहसास और जज्बात मेरे दिल में थे वह सब खत्म हो गए थे और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं साहिल से क्या कहूँ। वह सारे लफ्ज जो मैं पिछले 1 हफ्ते से छुपाए बैठी थी और सारे इशारे जो मुझे सोहन के लिए कहने थे वह सब कहीं खो से गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आए, लेकिन जो भी था अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो सोहन कभी भी मुझे अपनी जिंदगी में ना रखते और इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। बहुत मिन्नतों और मुरादों के बाद उम्र के इस हिस्से में आकर मेरी शादी हुई थी और मैं अपने घर की हुई थी और पहली ही रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी तस्वीर अब भी मेरे सामने खुली पड़ी थी जिसमें मैं पूरी तरह। मैंने अपनी आंखें नीचे की क्योंकि इससे ज्यादा मैं इस तस्वीर को नहीं देख सकती थी। मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े थे क्योंकि सोहन कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली, पता नहीं किस किस के साथ ये गंदा काम। मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। सोहन की लफ्ज मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मेरा पिछला वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा था, मुझे पहले कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके गुजरे वक्त का सोच रही थी जहां मुझे कुछ पल का भी सुकून ना हो सका था, और अब जब मैंने सुकून की सांस लेने का सोचा था तो भी सब खराब हो गया था। मेरा नाम नीलू है और मेरा ताल्लुक भोपाल से है। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरी माँ दूसरे बेटे की पैदाइश पर हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझ पर अपने भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पापा तो नौकरी पर चले जाते, सुबह घर से निकलते तो शाम को वापस आते। मैं खुद से 7 साल छोटे भाई को सारा दिन संभालती रहती थी। ना ही मैंने बचपन की कोई खुशी देखी थी और ना ही कभी खिलौना से खेली थी।
मेरे पास तो घर और भाई की जिम्मेदारी से ही फुर्सत नहीं थी। पापा ने मुझे शिक्षा भी हासिल करने नहीं दी थी, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर को कौन देखता, इसलिए मैं नहीं पढ़ी थी और सारी तवज्जो और ध्यान अपने भाई पर लगा दी। मेरा छोटा भाई बहुत शरारती था। घर के कामकाज के साथ मैं उस पर भी पूरी नजरें रखती थी, लेकिन अगर कभी मुझसे जरा सी चूक होती या भाई को कोई मामूली सी भी चोट लग जाए तो पापा मुझे बुरी तरह पीटने लगते थे। पापा को शोमू बहुत ज्यादा प्यारा था। उसको अगर एक खरोच भी आ जाती तो पापा की आंखों में आंसू आने लगते, जबकि मेरी बड़ी सी बड़ी तकलीफ भी पापा को नजर नहीं आती थी। कम उम्र से ही काम करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी मेरे उन जले हाथों पर नजर तक नहीं डाली थी और न ही कभी मेरे दर्द महसूस किए थे। मैं बीमार होती या दुखी ही होती, हमेशा किचन में छुपकर ही आंसू बहा लिया करती थी। उसे कभी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती तो पापा से मेरी झूठी सच्ची शिकायत लगाता और पापा मुझे डांटते और मारने लगते थे। शोमू के 12वीं के इम्तिहान पास किया तो उसके नंबर कुछ खास नहीं आए थे। उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिला था तो पापा ने उसका एक दूरदराज के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था और हॉस्टल में रहने लगा था और मैं पापा के साथ घर में तन्हा रह गई थी। शोमू के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि उसके होने से ही मेरी जिंदगी में कुछ रौनक थी। अब तो ये घर वीरान हो गया था। शोमू के जाने के बाद अब तो ये घर वीरान हो गया था। शोमू के जाने के बाद पापा भी मेरे करीब हो गए थे। वो उठते बैठते मुझे पूछने लगते थे और फिर इस बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया था। अक्सर पापा मेरे कमरे में चले आते और घंटों मेरे साथ गुजारते, मुझसे बहुत सी बातें करते। जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा हो रहा था उनके रवैया में भी बदलाव आ रहा था और मैं उनके लहजे में अपने लिए मोहब्बत महसूस करने लगी थी। उसी बात ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी। शोमू को गए 6 साल होने वाले थे, लेकिन वो पलट कर वापस नहीं आया था। पापा उसे बहुत पैसे भेजा करते थे। मैं पापा से जब भी कहती कि शोमू को वापस बुलवा ले तो पापा इनकार कर देते और मोहब्बत से कहते कि मेरी नीलू है ना मेरे साथ। लेकिन बहुत जल्दी पापा के इस मोहब्बत भरे तरह का राज भी खुलकर मेरे सामने आ गया। शोमू ने किसी अमीर जादी से शादी कर ली थी और वह उसके बंगले में शिफ्ट हो गया था। ना ही वह वापस आना चाहता था और ना ही वह अब हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन अपने बेटे का भरम रखने के लिए पापा ने यह बात मुझसे छुपा ली थी। मैं भी पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैंने उन्हें पुरानी सारी बातों के लिए पापा को माफ कर दिया था, इसलिए पापा की मोहब्बत को कबूल करके उनके साथ खुशी से जिंदगी गुजार रही थी। मगर कुछ वक्त में ही मुझे एहसास हो गया था कि पापा मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को इनकार कर देते हैं या रिश्ते वाले खुद ही मना करके चले जाते हैं। कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा था और पापा ने शादी के नाम पर मुझे गोलियां खिलानी शुरू कर दी और जैसे तैसे करके जब सोहन से मेरी शादी हुई तो शादी की रात मुझे अपनी ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जिनके बाद मैं खुद से नजरें मिलाने लायक भी ना रही। मैंने लड़खड़ाते लहजे में सोहन को बताना चाहा कि यह तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता है, मगर मेरी बात सुनकर सोहन ने मुझे बहुत नफरत से देखा और कहने लगे कि तुम तो बड़ी ढीठ हो जो झूठ पर झूठ कह रही हो। गौर से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। तो मैंने गौर से देखा तो वाकई ही वह मेरा कमरा था। दीवार का वही नीला रंग मेरी बर्बादी की दास्तां सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली थी, मगर सोहन मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। बहुत इंतजार और मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। सोहन ने मुझे कहा था कि मैं एक रात उनके घर गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। साहन की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं वापस अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं सोहन के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मन्नतें करने लगी कि यह तस्वीर मेरी नहीं है, मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं बनवाई है और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत से आपके साथ शादी की है और आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन सोहन पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था।
मैं सारी रात सोहन के आगे हाथ जोड़े उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, लेकिन सोहन ने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया और सुबह के वक्त जब उनकी छोटी बहन कमरे में आई तो सोहन ने उन्हें सारी हकीकत बताकर अपना फैसला सुना दिया था। वह मुझे अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। सोहन की छोटी बहन नींद में भी सारी बात ध्यान से सुनी और सोहन से कहा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करने की जरूरत नहीं है, आराम से इस मसले को हल करें, क्योंकि नीलू इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीर उसकी है तो फिर हमें पहले पूरे सच का पता लगाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूर के साथ नाइंसाफी कर बैठो। सोहन की बहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बावजूद भी वह मेरे खिलाफ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे एक मौका देना चाहती थी। बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी, ये कैसे ऐसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई है और तुम्हें पता भी नहीं हो? तुम क्या नींद की दवा लेती हो? मैंने उनको को बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं पापा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर वो हैरानी से कहने लगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते थे? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 5 गोलियां खिलाते थे। यह बात सुनकर सोहन और दीदी दोनों चौंक उठे और कहने लगे, ऐसी कौन सी गोली आती है? तुम शायद पढ़ी लिखी नहीं हो और सारी जिंदगी अपने बाप के साथ घर में रही हो, इसलिए उनकी बात पर यकीन करती चली गई। दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता था और यह बात मुझे रिश्ते वाली ने बताई थी कि तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे घर आने वाले हर रिश्ते को खुद ठुकराया था। अगर तुम्हें इस बात में कोई शक नहीं है कि यह तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई है तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। सोहन ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है और फिर उन्हें पता चल गया कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने भेजी है। उस तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ रही थी। नाइट सूट में मैं अपने बेड पर बेतरतीब हालत में पड़ी थी। बेड पर मुझसे थोड़ी दूर पर एक आदमी लेटा हुआ था, उसकी मेरी तरफ से पीठ थी। जब सोहन को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बाप ने भेजी है तो उन्होंने मेरे बाप को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर नीलू को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे बाप ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बहुत देर बाद कहने लगे, मैं नीलू की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने ये सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह मुझे छोड़ गया था। मैं उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी नीलू की शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर नीलू ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मजबूरन मैंने तुमसे उसकी शादी करवा दी, उसे ये दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मगर सच तो ये था कि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि नीलू अपने घर की हो, इसलिए मैंने जानबूझकर नीलू की ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में नीलू के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। नीलू नींद की दवा के असर में थी, वही दवा जो शादी के नाम पर मैं उसको खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था कि नीलू की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार के बाद नीलू घर ना लौटी तो मैं जान गया कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बाप की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे बाप ने सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी ना करने का फैसला किया था, ना ही मेरी ख्वाहिशों की परवाह की थी और ना ही जज्बातों का एहसास किया था। अगर दीदी समझदारी से काम ना लेती तो शायद मेरा घर तबाह हो जाता और पापा अपने प्लान में कामयाब हो जाते। सोहन ने मुझसे माफी मांगकर मुझे गले से लगा लिया था। एक तस्वीर के पीछे उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैं दीदी की शुक्रगुजार थी, पापा को भी मैंने माफ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बाप थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था वह तन्हाई के खौफ से किया था। दोस्तों, क्या दुनिया में सच में ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी ही औलाद की शादी करने से डरते हैं, ये सोचकर कि कहीं वो अकेले ना रह जाए।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।